हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है। ठीक है, सुधि का तिर्यक बहुवचन बताना है कि क्या होगा इसमें से। तो ऑप्शन ए सुधि हो, ऑप्शन बी है सुधि जन, ऑप्शन सी है सुधि जन और ऑप्शन डी है सुधि गण। तो सुधि का तिर्यक बहुवचन क्या होगा हमको बताना है। तो सुधि का तिर्यक बहुवचन क्या होता है। तो ये होगा, अगर हम सुधि में जन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सुधि का तिर्यक बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो सुधि का तिर्यक बहुवचन हो जाएगा और यहाँ पे सुधि में बड़ी की मात्रा हो जाएगी, सुधि जन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है, हमको बताना है कि इसमें किस कहाँ पे त्रुटि है। तो ऑप्शन ए सोने की कीमत, ऑप्शन बी है में भी भारी, ऑप्शन सी है आधी रात से और ऑप्शन डी है उछाल आया है। तो इसमें कहाँ पे गलती है हमको बताना है। तो कहाँ पे गलती है, तो इसमें है कि सोने की कीमत में क्या है, सोने की कीमत में यहाँ पे ये भाग में क्या है, त्रुटि है। ठीक है, इसके स्थान पे क्या होगा, सोने की कीमत नहीं होता है, सोने का मूल्य होता है। ठीक है, सोने का, सोने के मूल्य में। ठीक है, सोने के मूल्य में यहाँ पे मूल्य होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है, सोने की कीमत, इसमें क्या है, ये त्रुटि है। अगला है, 25 रुपए दीजिए विशेषण पहचाने। ठीक है, इसमें हमको बताना है कि विशेषण हमको, इसमें विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन है क्रमवाचक, ऑप्शन बी है निश्चय संख्यावाचक, ऑप्शन सी है समुदायवाचक और ऑप्शन डी है आवृत्तिवाचक। तो 25 रुपए दीजिए, इसमें हमको विशेषण बताना है। तो इसमें क्या होगा, तो क्या है कि इसमें जो 25 रुपए लिखा है ये क्या है, ये 25 निश्चितता को दर्शा रहा है। ठीक है, निश्चित संख्या को दर्शा रहा है। तो क्या होगा, ये होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। ठीक है, ये वाक्य दिया हुआ है, इन सबको सही क्रम में लगाना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। पहले हम सी लेंगे, फिर बी लेंगे, फिर डी लेंगे और ए लेंगे। इस तरह से मिला के देखेंगे कि क्या है, सही क्रम बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले सी नंबर, तो महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। उन्होंने उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। और फिर महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। ठीक है, महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। ये क्या है, ये अगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये सही क्रम में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। ये क्या है कि अगर हम इसको एक साथ पढ़ें तो ये सार्थक क्या है, सही क्रम में नहीं बैठ रहा है। ठीक है, सही क्रम में नहीं बैठ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं। तो पहले हम सी लेंगे, फिर बी लेंगे, फिर ए लेंगे और डी लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। ठीक है, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो अगर हम इसको एक साथ और फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही क्रम में है। तो महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो क्या है कि ये ऑप्शन नंबर बी, अगर हम इसको एक साथ पढ़ रहे हैं तो ये सार्थक क्रम में बैठ रहा है। ठीक है, क्या है, सार्थक क्रम में बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, रिक्त स्थान भरना है। तो क्या है कि अगर विद्यार्थी, यहाँ पे खाली स्थान है, होंगे तो देश का भविष्य, यहाँ पे भी खाली स्थान है होगा।
तो क्या भरा जाएगा? तो हमारा ऑप्शन है अक्लमंद तेज, ऑप्शन बी है निडर उत्साही, ऑप्शन सी आदर्शवादी उज्जवल, और ऑप्शन डी है अचेत गरिमाजनक। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा हमको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे, आदर्श आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? उज्जवल उज्जवल होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, जो मैं ऐसा जो मैं ऐसा जानती रे, यहाँ पे खाली स्थान है, किया दुख होए नगर, यहाँ पे भी खाली स्थान है, पीटत रे प्रीत न करियो कोय। तो यहाँ पे क्या है कि गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या है, क्या भरा जाएगा वो हमको बताना है और इस गीत को पूर्ण करना है। तो ऑप्शन ए है राग ढोल, ऑप्शन बी है पश्चाताप डफली, ऑप्शन सी है प्रेम तबला, और ऑप्शन डी है प्रीत ढूढेरो। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो ये होगा कि जो मैं ऐसा जानती रे, जो मैं ऐसा जानती रे, जानती रे प्रीत किया दुख होए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भरा जाएगा प्रीत किया दुख होए नगर ढूढेरो पीटत रे प्रीत न करियो कोय। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है? ठीक है, मेज का सामान्य बहुवचन बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन है मेजी, ऑप्शन बी है मेजे, ऑप्शन सी है मेजे, और ऑप्शन डी है मीजे। तो मेज का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो मेज का सामान्य बहुवचन होगा मेजे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं हम। अगला है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें किस भाग में त्रुटि है। तो ऑप्शन है सदैव सच को, ऑप्शन बी बोलता है, ऑप्शन सी है जा रहा व्यक्ति, और ऑप्शन डी है मृत्यु के मुख में। तो किस भाग में त्रुटि है? तो यहाँ पे है कि सदैव यहाँ पे किस भाग में है? तो ये है कि सदैव सच को, यहाँ पे क्या है? सदैव सच को, ये क्या है? यहाँ पे त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पे त्रुटि है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सदैव सच को नहीं, यहाँ पे सदैव सच ही होगा। यहाँ पे को की जगह पे ही होगा। सदैव सच ही बोलता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, स्कंदगुप्त नाटक की किसने रचना? यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है। स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की है? ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की? ठीक है, तो ऑप्शन ए मालती जोशी, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है जैनेन्द्र कुमार, और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की है? तो स्कंदगुप्त नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा अन्य नाटक कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। तो इनके द्वारा अन्य नाटक है, एक है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, फिर है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, फिर है अजात शत्रु, अजात शत्रु, और विशाख। ये क्या है? ये जयशंकर प्रसाद की क्या है? इनके द्वारा रचित क्या है? अन्य नाटक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, आसमान का रंग नीला है विशेष से पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि विशेष से इसमें क्या होगा। ठीक है, तो आसमान का रंग नीला है। तो ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी आसमान, और ऑप्शन डी है नीला। तो हमको बताना है कि इसमें विशेष से क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेष्य जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता
की विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उन्हें हम विशेष कहते हैं। उन्हें विशेष कहते हैं। ठीक है, तो आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष क्या है? तो इसमें विशेष क्या होगा? तो इसमें क्या है कि आसमान क्या है? ये विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। आसमान, आसमान क्या है? विशेष्य है। क्यों विशेष्य है? तो आसमान की विशेषता क्या है? बताई जा रही है कि आसमान कैसा है? तो आसमान नीला है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। ठीक है, बताना है कि कौन इसमें इसका समानार्थी नहीं है, उसको बताना है। तो ऑप्शन ए अखड़, ऑप्शन ए अखड़, ऑप्शन बी है निरंकुश, ऑप्शन सी है उद्दंड और ऑप्शन डी है भुक्खड़। तो इसमें क्या है? उस श्रृंखल का कौन समानार्थी नहीं है वो बताना है। तो कौन नहीं है इसमें? तो क्या है? ये भुक्खड़ क्या है? ये इसका समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। ठीक है, विचित्र का 3 समानार्थी दिया गया है, हमको बताना है कि कौन समानार्थी विचित्र का नहीं है, उसको बताना है। तो ऑप्शन ए भिन्न, ऑप्शन बी अनूठा, ऑप्शन सी विलक्षण और ऑप्शन डी है रहस्यमय। तो क्या है कि विचित्र का समानार्थी कौन कौन है? तो भिन्न क्या है? विचित्र का समानार्थी है। अनूठा क्या है? ये भी विचित्र का समानार्थी है। विलक्षण क्या है? ये भी विचित्र का समानार्थी है। रहस्यमय क्या है? ये विचित्र का समानार्थी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। ठीक है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी रूपक और ऑप्शन डी है यमक। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा, इसमें यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें यमक अलंकार होगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कनक कनक का क्या है? 2 बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ है क्या है? एक कनक का अर्थ सोना होगा और दूसरे कनक का अर्थ होगा धतूरा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यमक अलंकार होगा। ठीक, अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन ए कुर्सी, ऑप्शन बी है पेड़, ऑप्शन सी है शेर और ऑप्शन डी है लड़का। तो इसमें स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा होगा? तो क्या है कि कुर्सी क्या है? कुर्सी स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कुमार संभव, कुमार संभव के रचयिता कौन है? ठीक है, कुमार संभव के रचयिता हमको बताना है। तो ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है कबीर। तो कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो कुमार संभव के रचयिता है कालिदास। ठीक है, कौन है? तो कालिदास है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कालिदास जी द्वारा अन्य रचनाएं कौन कौन सी है उसको भी हम देखते हैं। तो मेघदूत है, मेघदूत, रघुवंश, मेघदूत रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कालिदास जी द्वारा, उनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए नऊ बरे मोती मानस चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है श्लेष और ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इस पंक्ति में क्या है? तो इसमें श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। श्लेष अलंकार क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पानी के, यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे पानी, इसका क्या है? 3 अर्थ निकलेगा। ठीक है, पहले एक होगा मोती के लिए पानी का। ठीक है, यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे इस सब का
एक का होगा मोती के लिए चमक, दूसरा होता है मानुष के लिए इज्जत, और तीसरे का होगा चूर्ण के लिए जल। ये सब क्या है, पानी के तीन अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी है भविष्य काल, ऑप्शन सी है पूर्ण भूतकाल। तो क्या है कि बच्चा गया, इसमें क्या है, तो इसमें सामान्य भूतकाल है। ठीक है, इसमें क्या है, सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सामान्य भूतकाल के अनुसार क्या होता है कि जब भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है, तब वहां क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विलोम शब्द कौन सा है? ठीक है, अनुकूल का विलोम शब्द हमको बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए अन्याय, ऑप्शन बी है नियमित, ऑप्शन सी है नकली, और ऑप्शन डी है प्रतिकूल। तो अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का स्त्रीलिंग हमको बताना है, क्या होगा? तो ऑप्शन ए बहू, ऑप्शन बी है दुल्हन, ऑप्शन सी है वधू, और ऑप्शन डी है वारी। तो वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वर का स्त्रीलिंग होगा वधू। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है सर्वप्रिय होना, ऑप्शन बी है बहुरूपिया होना, ऑप्शन सी है कुशल खिलाड़ी होना, ऑप्शन डी है सभी के साथ खेलना। तो लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा सर्वप्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए सरिता, ऑप्शन बी है नद्य उषा, ऑप्शन सी है उषा, यहाँ पे उस नद्य होगा, ऑप्शन डी है तटिनी। ठीक है, तो नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है इसमें हमको बताना है। तो कौन नहीं है? तो उषा क्या है, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, उषा क्या है, नदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। ठीक है, चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के यहाँ पे खाली स्थानीय भाव होते हैं। क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन ए है विस्तृत, ऑप्शन बी है प्रकट, ऑप्शन सी समझ, और ऑप्शन डी है भयभीत। तो चित्र वर्णन का ऐसी कला है जिसमें मन के यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे क्या होगा? तो चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के प्रकट भाव, मन के प्रकट भाव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए पाप उदय होना, ऑप्शन बी है पाप कमाना, ऑप्शन सी है पाप का घड़ा भरना, और ऑप्शन डी है पाप मोल लेना। तो पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा पाप का घड़ा भरना। पाप का घड़ा भरना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी कौन सा है? ठीक है, किशोर का समानार्थी बताना है। तो ऑप्शन ए तरुण, ऑप्शन बी है पारिवारिक, ऑप्शन सी है कोलाहल, और ऑप्शन डी है समझदार। तो किशोर का समानार्थी क्या होगा? तो किशोर का समानार्थी होगा तरुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किशोर का अन्य समानार्थी क्या होगा? तो इसके अन्य समानार्थी होंगे नवयुवक, युवा तथा नौजवान। नवयुवक, युवा तथा नौजवान, ये सब क्या है? ये सब किशोर के समानार्थी हैं। ठीक है, अगला है रिक्त स्थान भरे हैं। चेहरा हमारे विचारों का यहाँ पे खाली स्थान है, जो वही दिखाता है जो यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन है मन दौड़ता, ऑप्शन बी है दर्पण सच, ऑप्शन सी है उल्लंघन जागृत, और ऑप्शन डी है चित्र असत्य। तो चेहरा हमारे विचारों का क्या होगा? चेहरा हमारे विचारों का क्या है? दर्पण है। दर्पण है, जो वही दिखाता है जो क्या है? सच है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ठीक है, गौ का सामान्य बहुवचन बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी है गौ, ऑप्शन सी है गौएं, और ऑप्शन डी है गायें। तो गौ का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो गौ का सामान्य बहुवचन होगा, गौ में अगर हम ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुवचन बन जाएगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, गौ में
क्या है, गौ का सामान्य बहुवचन होगा। अगला है, यहाँ पे खाली स्थान है, चंगा तो कटौती में यहाँ पे खाली स्थान है। लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन है धन यमुना, ऑप्शन बी है विचार जल, ऑप्शन सी है मन गंगा और ऑप्शन डी है तन नंगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। जब कोई मर्यादा को, यहाँ पे खाली स्थान है, जाता है तो अपन नहीं, यहाँ पे भी खाली स्थान है, खो बैठता है। तो ऑप्शन ए लाग गरिमा, ऑप्शन बी है भूल आप, ऑप्शन सी है खो आदर्श और ऑप्शन डी है नजरअंदाज जिंदगी। तो यहाँ पे क्या भरा जाए कि जब कोई अपनी मर्यादा को, जब कोई अपनी मर्यादा को लांग लांग जाता है तो अपनी अपनी गरिमा खो बैठता है, अपनी गरिमा खो बैठता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। तो ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है रहीम। तो विनय पत्रिका किस किस कवि की रचना है। तो विनय पत्रिका क्या है, तुलसीदास की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो गीतावली है, गीतावली, जानकी मंगल, जानकी मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामचरित मानस, दोहावली और बरवय रामायण आदि हैं। दोहावली, ये सब क्या है, ये सब तुलसीदास की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे मृत्युंजय, पिनाकी, व्योमकेश तथा त्रिलोचन किस देवता के पर्यायवाची है। मृत्युंजय, पिनाकी, व्योमकेश तथा त्रिलोचन किस देवता के पर्यायवाची है, बताना है। तो ऑप्शन है ब्रह्मा, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है शिव और ऑप्शन डी है इंद्र। तो किसके पर्यायवाची है। तो मृत्युंजय, पिनाकी, व्योमेश तथा त्रिलोचन ये सब किसके हैं, तो ये शिव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, नीति निपुण में समास होगा। नीति निपुण में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है द्विगु। तो नीति निपुण में कौन सा समास होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नीति निपुण का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा। तो ये होगा नीति से, नीति में निपुण, नीति में निपुण। कौन सा समास हो जाएगा, तो ये होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो ऑप्शन है त प्लस अ, ऑप्शन बी आधा त प्लस र और ऑप्शन सी है त प्लस आधा र और ऑप्शन डी है त्र प्लस अ। तो त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो ये तो और र के वर्णों के सहयोग से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, नीचे लिखे शब्दों में स्वर एवं मात्रा की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा। ठीक है, नीचे लिखे शब्दों में स्वर एवं मात्रा की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो ऑप्शन है, इसमें निलिप्ति कैसे शुद्ध लिखा जाता है वो हमको बताना है कि कौन शुद्ध है। तो निलिप्ति कैसे लिखा जाता है, तो नी लिप्त। ठीक है, निलिप्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, अनकार्थी शब्द कुंडली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है। कुंडली के लिए को बताना है कि कौन सा अनकार्थी शब्द है। तो ऑप्शन ए कचौड़ी, ऑप्शन बी है इमरती, ऑप्शन सी है बर्फी और ऑप्शन डी है समोसा। तो कुंडली के लिए कौन सा अर्थ होगा, तो इसमें होगा इमरती होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है। काठ का उल्लू का अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन है अडिग मूर्ख, ऑप्शन बी है निर्जीव, ऑप्शन सी है मूर्ख और ऑप्शन डी है अत्यधिक सरल। तो क्या है कि काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन इसमें शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए उसके प्राण निकल गए, ऑप्शन बी है उसके प्राण निकल गया, ऑप्शन सी है उसके प्राण पखेरु उड़ गया और ऑप्शन डी है उसका
प्राण उसका खत्म हो गया, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, ये क्या है? ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द हमको बताना है क्या है? तो ऑप्शन ए चौपाया, ऑप्शन बी चतुष्पद, ऑप्शन सी है चतुष्पादिका और ऑप्शन डी है चतुष्कोण। तो चौकी का तत्सम क्या होगा? तो चौकी का तत्सम होगा चतुष्पादिका। ठीक है, चतुष्पादिका ये क्या है? चौकी का तत्सम होगा। अगला है निम्न में से निषेधात्मक वाक्य चुनिए। ठीक है, निषेधात्मक वाक्य हमको बताना है कौन सा है? तो ऑप्शन ए सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, ऑप्शन बी है मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, ऑप्शन सी है कृपया ये खिड़कियां बंद कर दें और ऑप्शन डी है वे यहाँ कब आ रहे हैं। तो इसमें हमको निषेधात्मक वाक्य बताना है कौन सा है। तो मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, ये क्या है? ये निषेधात्मक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में न आने वाला है का नाम बताइए। ठीक है, हमको बताना है कि अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में न आने वाले का नाम बताइए। हमको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जो अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन है ऐसा जा, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है रात्रि और ऑप्शन डी है सेना। तो इसमें कौन सा होगा? तो रात्रि क्या है? ये अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है भानुदय का भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। तो भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा भानु प्लस उदय। ठीक है, भानु प्लस उदय कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन है निम्नगा, निम्नगा, ऑप्शन बी है त्रिपथगा, ऑप्शन सी है कुलंकपा और ऑप्शन डी है कुलवती। तो नदी का कौन पर्यायवाची नहीं है हमको बताना है। तो कौन नहीं है? तो त्रिपथगा ये क्या है? ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? तो ये गंगा का पर्यायवाची है, ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पे क्या होगा कि अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता रचयिता है। ठीक है, आपको बताना है कि अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है? अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है? तो ऑप्शन है जिस शब्द में क्या हो का पता चले, ऑप्शन बी है जो सभी के नाम की जगह प्रयुक्त हो, ऑप्शन बी है जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा हो रहे और ऑप्शन डी जिस शब्द का रूप बदल जाए। तो अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है हमको बताना है। तो कौन सा होगा? तो जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, हमेशा एक सा रहे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है दाहिना का तत्सम रूप है। दाहिना का तत्सम रूप बताना है। तो ऑप्शन है दक्षिण, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है दक्षिणा और ऑप्शन डी है दाया। तो दाहिना का तत्सम क्या होगा? तो दाहिना का तत्सम होगा, दाहिना का तत्सम होगा दक्षिणा, दक्षिण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है आसान न मानने वाला वाक्यांश की हेतु एक शब्द। आसान न मानने वाला वाक्यांश हेतु एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी है विश्वासघाती और ऑप्शन डी है परोपजीवी। तो आसान न मानने वाला वाक्य हेतु एक शब्द क्या होगा? तो आसान न मानने वाले को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। ठीक है, पुल्लिंग शब्द बताना है, किसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है बुढ़ापा, ऑप्शन बी है जड़ता, ऑप्शन सी है घटना और ऑप्शन डी है दया। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा है? तो बुढ़ापा क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ठीक है,
आपको बताना है कि इसमें सकर्मक क्रिया कौन सा है। तो ऑप्शन ए मंदाकिनी सोती है, ऑप्शन बी है बालिका निबंध लिखती है, ऑप्शन सी है पक्षी आकाश में उड़ते हैं और ऑप्शन डी है बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी होगी? तो ये होगा कि बालक निबंध लिखता है, ये क्या है? ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है पढ़वैया में प्रत्यय है, पढ़वैया में प्रत्यय बताना है। तो ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है इया, ऑप्शन सी है वैया और ऑप्शन डी है इया। ऑप्शन डी है अया। तो पढ़वैया में प्रत्यय कौन सा होगा? तो पढ़वैया में प्रत्यय होगा यहाँ पे वैया, ये क्या है? ये प्रत्यय होगा पढ़वैया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है। हस्तक्षेप को बताना है कि शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हस्तक्षेप शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है? तो यह होगा हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।